एवरीवन। तो हम लोग हैं अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हम लोग हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डेफिनेशन पार्ट के ऊपर। और आज होपफुली हम सब के सब डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन सारे देख लिए थे, बट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो है ये हमारा रह गया था। ठीक है, और मैंने कुछ ये जो वर्ड्स है इसका मीनिंग बता के, क्योंकि इसका हमें जो नेक्सस है ये हमें आगे की डेफिनेशन में चाहिए था। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस डेफिनेशन एक बार हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम लोगों ने इस यूनिट में अभी तक पढ़ा क्या है। ठीक है, इस यूनिट में हमने देखा था कि भाई ये पर्टिकुलर एक्ट जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल कहां होता है, दिस इज होल ऑफ इंडिया का एप्लीकेबल होता है। इसमें मूवेबल गुड्स की बात की गई है, इमूवेबल गुड्स के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में बात की गई है। देन हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि भाई एनीथिंग विच इज जो रेडी है सेवरेबल होने के लिए, सेपरेट होने के लिए, उसे भी गुड्स की डेफिनेशन में इन्होंने कंसिडर कर लिया था। ये याद रखना है बच्चों आप लोगों को। फिर हम लोगों ने बायर मतलब देखा था कि बायर मतलब वो व्यक्ति वो एग्रीज टू बाय और वो बाइज। सेल मतलब वो व्यक्ति जो एग्रीज टू सेल और सेल, ये हम लोगों ने देखा था। गुड्स मतलब इन्होंने कह दिया कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। ये सब ऐसे कैसे याद रखना। एंड इंक्लूड्स क्या, स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, टिम्बर, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ये सब चीजें इसके अंदर आ गई। एक्शनेबल क्लेम इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। क्या बच्चों एफडीआर फिक्स डिपॉजिट रसीद को गुड कंसिडर किया गया है या नहीं, बताइए। हाँ, उसे गुड्स कंसिडर किया गया है। गुड्स के अंदर दोनों भी चीजें आ जाएगी, टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों तरीके के गुड्स जो है ये आ जाएंगे। फिर हमने गुड्स के टाइप देखे थे, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट। एग्जिस्टिंग मतलब वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओन और पजेस्ड रहेंगे, उसे हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स कहेंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरीके के होंगे, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या, जो आप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे डिफाइन कर सकते हो, वो हो सकते हैं असर्टेन गुड्स। सॉरी, वो हो सकते हैं तुम्हारे स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन मतलब क्या, बहुत सारे लॉट में से तुमने एक गुड्स ले लिए, एक बिस्किट्स का एग्जाम्पल लिया था। देन हमने अनसर्टेन गुड्स लिए थे जो हमने आइडेंटिफाई नहीं किए, वो लिया था। फ्यूचर गुड्स मतलब क्या, विच इज अबाउट टू मैन्युफैक्चर बट नॉट, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त नहीं थे, विच इज अबाउट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, फ्यूचर गुड कहा था। कॉन्टिंजेंट गुड्स मतलब क्या, जिसका एक अनसर्टन तीसरी चीज के ऊपर उस चीज का हम कहेंगे हमारे पास का जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, कॉन्टिंजेंट गुड्स कहा था। डिलीवरी पढ़ी थी हम लोगों ने। डिलीवरी मतलब क्या, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे हम लोगों ने क्या कह दिया बच्चों, उसे हमने डिलीवरी कह दी। डिलीवरी तीन तरीके की, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी वो डिलीवरी होगी जो हम इमीडिएटली ट्रांसफर कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या, जैसे मैंने वो टुनटुन मौसी के वेयर हाउस का एग्जांपल दिया था, वो होगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसमें तुम्हारा एक्चुअल पोजेशन गया नहीं, जिसमें तुम्हारा एक्चुअल पोजेशन गया क्या नहीं, जिसमें ओनरशिप कहीं ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, जिसमें कोई गुड्स जो है यहाँ का वहां नहीं हुआ। ठीक है, जुग्गू वो वेयर हाउस वाला एग्जाम्पल था। सिंबॉलिक डिलीवरी में हमने कार की चाबी का एग्जाम्पल लिया था, फ्लैट का एग्जाम्पल ले लिया था। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो 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 तुम ऑथराइज करते हो गुड्स को सेल करने को, कंसाइन करने को, है ना, उसे हम लोग कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे बताया था जनरल और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब पहले तो इन्होंने कह दिया कि प्रॉपर्टी मतलब क्या होता क्या है, ओनरशिप। और जनरल और स्पेसिफिक, भाई भैया बताओ ये मेरा फोन है, इसके ऊपर मेरे पास में पूरा राइट है इसे डिस्ट्रॉय करने का, किसी भी तरीके से यूज करने का। और स्पेसिफिक मतलब क्या, मैंने से फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ी देर के लिए गाड़ी दी चलाने के लिए, क्या आपके पास में इसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है क्या बच्चों? नहीं, इसके ऊपर कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, ये हो गया स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। देन हमने इंसॉल्वेंट व्यक्ति पढ़ा था जिसकी लायबिलिटी ज्यादा और एसेट्स कम है, उसे हम लोग इंसॉल्वेंट कहते थे। और प्राइस मतलब क्या, कोई भी कंसिडरेशन जो हम लोग उसके ऊपर पे करेंगे। और क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब क्या, जिस स्टेट और कंडीशन में वो पर्टिकुलर गुड्स है उसे हम लोग क्वालिटी ऑफ गुड्स कह देंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है एज इट इज, वो का वही हमने वो चीज जो है ये लिखी है, प्रूफ प्रूफ प्रूफ, हक 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 जो हम लोग कहेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब क्या, हक। तो मैंने ना बच्चों ये सब आप लोगों को बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिट, मल्टी मॉडल रिसिट, डॉक्यूमेंट ऑफ वारंट, ये सब का मतलब जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखो बच्चों, जिस भी इंसान के पास में ये डॉक्यूमेंट है, वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर चीज का ओनर माना जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ही विल बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, ये होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है तो it will be regarded that you are having the possession over that goods, you are authorized and you are purport to authorize
टू ईदर एंडोर्स और टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर गुड्स, इसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बच्चों बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है, एक यहाँ पे कह रहे हैं दिस लिस्ट इज ओनली इलिस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब इसमें और भी चीजें आ सकती है क्या? हाँ, इसमें और भी चीजें आ सकती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, मेड रिसिप्ट्स, ये सब चीजें भी इसके अंदर आ सकती है, बट देखते हैं मेड रिसिप्ट इज नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मैं बताती हूँ बच्चों, क्यों बताती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। एनी अदर डॉक्यूमेंट विच हैज द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो विल फॉल अंडर द सेम कैटेगरी। दो अ बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अ मेड्स रिसिप्ट इज नॉट। अब बच्चों मैम आप हमें बताइए मेड रिसिप्ट क्या है? देखो मैंने इसे हाईलाइट कर लिया, मेड रिसिप्ट इज, और मैं इसे कट भी कर देती हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है बच्चों, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। देखो बच्चों क्या होता है ना, व्हाट इज मेड रिसिप्ट, अब यहाँ पे ये है डॉकयार्ड, ये है वॉर फिंगर, और यहाँ मेरी शिप है। ठीक है, ये मेरी क्या है बच्चों? शिप है। यहाँ एक पर्सन, यहाँ जब मुझे गुड्स डिलीवर करने होते हैं ना, यहाँ से यहाँ गुड्स जाते हैं, तो भाई यहाँ पे से मुझे एक रिसिप्ट जनरेट होती है कॉल्ड एज मेड रिसिप्ट, इसे हम लोग कहते हैं। ये पर्सन, यहाँ पे जो व्यक्ति होता है जो हमारे गुड्स दूसरी सिटी में लेके जाने वाला होता है चिंग चोंग के पास में, तो वो व्यक्ति क्या करता है, मुझे मेड्स रिसिप्ट देता है। वो व्यक्ति मुझे क्या करता है, मेक्स रिसिप्ट देता है, और मेक्स रिसिप्ट इज नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बताइए मेड रिसिप्ट कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है ये नहीं माना जाएगा। मैम ऐसा क्यों किया है, लॉ ने दिया है तो हमने पढ़ लिया और मैंने इसे अच्छे से याद कर लिया कि मेड रिसिप्ट जो है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है कि तुम इस गुड्स के क्या हो, ओनर हो। समझ में आ गया क्या बच्चों? बताओ बच्चों बताओ, समझ में आ गया क्या मेड रिसिप्ट क्या है? इट इज रिगार्डेड एज लॉ एज merely an acknowledgement of that receipt. A document amount to a document of title only where it is an unconditional undertaking. unconditional होना चाहिए भाई, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। to deliver the goods of the holder, वो होल्डर जो होगा उसको गुड्स डिलीवर करने के लिए ये अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। बच्चों बताओ क्लियर हो गया क्या? ठीक है, ये हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, है ना? जब ये दोनों के अंदर ना एक डिफरेंस मैं तुमको बताती हूँ। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल तुमको क्या बताता है पता है क्या? जैसे पता है क्या, शेयर सर्टिफिकेट होता है, इन्होंने भी एग्जांपल दिया है, हम एक बार इनका पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड टू द एग्जांपल जो दिया है। अ शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, एक कंपनी है उसने मुझे शेयर सर्टिफिकेट जो है इशू किया। अब ये शेयर एक जोर से हवा का झोंका आया और ये शेयर सर्टिफिकेट चल के आपके पास में आ गया, तो whether you are the owner of that particular shares, no you are not, तुम्हारे पास में उसका पोजीशन नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मेरा नाम लिखा है। दैट इज जस्ट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। बच्चों बताओ समझ में आ गया क्या? क्या है? इट merely shows that person named in the share certificate is entitled to the share represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement on the back and certificate and deliver certificate. I hope आपको ये document of title and document showing title, document of title, document showing title, तो ये सिर्फ ownership दिखा रहा है आपको कि you are just a mere owner of that particular goods। तो बच्चों ऐसे करके हम लोगों ने सभी डेफिनेशंस, देख लो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, हम लोगों ने कवर कर ली है। अगर आप लोगों को डेफिनेशंस के अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम लोगों ने बायर सेलर देख लिया है, हम लोगों ने गुड्स क्या है ये देख लिए हैं, देन हम लोगों ने नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है डिलीवरी की। ठीक है बच्चों, ये देखो ये डेफिनेशन गुड्स तो हो गया है, फिर डेफिनेशन आ रही है डिलीवरी की, हमने डिलीवरी देख ली है। फिर डेफिनेशन आई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल देख ली है। फिर हमने मर्केंटाइल एजेंट देख लिया है। फिर हमने प्रॉपर्टी देख ली है, यहाँ पे ये लोग जनरल और स्पेसिफिक दो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया है। और तीसरे ये बात कर रहे हैं देन इंसॉल्वेंट क्या है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों जिसको डेफिनेशन में दिक्कत है, कहीं आगे चल के आप अटक ना जाओ बोल के आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे जब हम लोग यूनिट 2 पढ़ते जाएंगे देयर वी विल बी हैविंग ऑल दिस थिंग, जो ऐसे ही बोला जाएगा और कहीं ऐसा इसका मतलब क्या है, तो मैं बार बार ये नहीं बताऊंगी। मैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, मर्केंटाइल एजेंट, इंसॉल्वेंट, प्राइस, यही कहते जाऊंगी। ठीक है बच्चों, बच्चा समझ में आ गया? चल आज का नया टॉपिक आते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के। ठीक है चलिए, सिंपल सा रूल बताती हूँ मैं तुमको, सिंपल सा, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें जिसमें चलते हैं। मैम ऐसे मत बताओ, आप हमें इस तरीके से बताओ, आप हमें इस तरीके से बताइए। एक सेकेंड ना गाइस, यस, हम पढ़ने जा रहे हैं सेल
और एग्रीमेंट टू सेल. व्हेन आई टॉक अबाउट ओनरशिप, अगर किसी चीज की ओनरशिप, मैम अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छे से लिखिए थोड़ा सा. चलिए देखिए, जब मैं बात करती हूं ओनरशिप की, अगर किसी चीज की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं सेल. तो हम लोग बच्चों उसे हम लोग कहते हैं सेल. किसी भी चीज की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है वो कहलाती है सेल. और किसी भी चीज की जो ओनरशिप है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, किसी भी चीज की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल. ATS, मैम ऐसे मत करो, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल. बताओ समझ में आ गया क्या? किसी भी चीज की जब ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में तो उसे हम कहते हैं सेल, उसे हम कहते हैं सेल. और अगर वही ओनरशिप इन फ्यूचर डेट ट्रांसफर होगी तो उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल. अगर वही ओनरशिप कोई फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी तो उसे हम लोग कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल. बताओ बच्चों क्लियर हो गया क्या? यस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, पूरा का पूरा मसला इसमें किस चीज का है भैया बताओ? ओनरशिप का. इसमें पूरा का पूरा मसला किस चीज का है बच्चों? ओनरशिप का. चलिए मैडम यही बताया क्या आप जो बता रहे? चलिए चलते हैं, देखिए क्या बता रहे हैं. A contract of sale of good is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property. मैम यहाँ तो इन्होंने वर्ड यूज कर लिया प्रॉपर्टी, और मैं हम पढ़ के आए हैं प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप. यहाँ दे आर टॉकिंग अबाउट जनरल ओनरशिप, यहाँ दे आर टॉकिंग अबाउट जनरल ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि सोगा के अंदर हम लोग बार्टर सिस्टम की बात ही नहीं करते हैं. हम लोग किस चीज की बात करते हैं? ओनली वी टॉक अबाउट प्राइस. तो वो कह रहे हैं ट्रांसफर हो जाती है और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, मतलब क्या? ओनरशिप ऑफ गुड्स फॉर द प्राइस. देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वन, अच्छा there may be a contract of sale between one part owner and the another. मैम ये नहीं समझ में आ गया? देखो भाई कैसा हो सकता है कि समझो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार परचेज की, अब इसकी मैं भी ओनर हूं, कोई और भी ओनर है, तो भाई मैं अपने राइट भी किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ. इट इज कॉल्ड एज वन पार्ट ओनर. तो क्या ये भी चीज ओया के अंदर आ जाएगी क्या? क्या ये भी चीज इमीडिएट सेल के अंदर आ जाएगी क्या? यस मैम, ये भी चीज सेल के अंदर आ जाएगी. बताओ कोई दिक्कत है क्या? 4 सबसेक्शन 1 कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. या प्रॉपर्टी मींस व्हाट? प्रॉपर्टी मींस व्हाट? ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर. बताओ ये भी समझ में आ गया क्या? मैं अपने राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ क्या अगर मैं उस चीज की पार्ट ओनर हूँ? हाँ मैं कर सकती हूँ. बच्चों बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं मैम यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज कॉल्ड as sale. This is called as sale. A contract of sale may be absolute or conditional. अब absolute मतलब जिसमें पूरी कोई कंडीशन नहीं होगी, और conditional मतलब क्या? मैंने जैसे कह दिया कि देख भाई पूरे पैसे देगा तो ही मैं तुझे मेरे गुड्स ट्रांसफर करूंगी. दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल. ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ा है ना, याद है ना बच्चों? ये हमने कहां पे पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कंडीशंस लगा सकते हैं क्या आप सेल में? ये सब लगा सकते हो, ठीक है. कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है. ऐसे वीक कंडीशंस आप नहीं लगा सकते हो कि तू मुझे पूरे पैसे देगा तभी मैं ये गुड्स तुझे ट्रांसफर करूंगी या करूंगा. तो ऐसे कंडीशंस भी आप लगा सकते हो, ठीक है. वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेल टू कॉल्ड अ सेल. बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन thereafter to be fulfilled, it is called as एन एग्रीमेंट टू सेल. मैम ये नहीं समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर केस में अगर वो तुमसे ये कहते हैं कि भाई सुनो पैसे पूरे दोगे, कुछ कंडीशन लगा देते हैं, वो कंडीशन को तुम्हें फुलफिल करने के लिए कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट टू सेल. ATS. इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एग्रीमेंट टू सेल. आई होप यू हैव नो डाउट इन दिस टू डेफिनेशन. एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल. अब क्या करें? कब एग्रीमेंट टू सेल जो है ये सेल हो जाएगा, है ना? एग्रीमेंट टू सेल सेल कब हो जाएगा? तो वो कह रहे हैं जब टाइम इलैप्स हो गया और या फिर कंडीशन फुलफिल हो गई. मैम नहीं समझ में आ गया? जैसे मैंने तुमसे कहा कि देख भाई ये जो फोन है ना ये 3 दिन तक यूज कर ले, ये तो 3 दिन तक क्या कर ले? यूज कर ले. तो
तुमने फोन क्या किया, 3 दिन तक यूज किया, तो और 3 दिन के यूज करने के बाद में तो मुझे बता देना तुझे कैसे लगा, सही लगा तो रख लेना, नहीं लगा तो मुझे वापस ला के दे देना। तुमने क्या किया, 3 दिन के बाद में भी उसे यूज किया और मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, तो मैं ये मानूंगी भाई इसने इसे परचेज कर लिया है, भाई इसने इसे क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है, मतलब टाइम इलैप्स हो गया या फिर कंडीशन फुलफिल हो गई, तो एग्रीमेंट टू सेल कैन बिकम अ सेल। बताओ एग्रीमेंट टू सेल कैन बिकम सेल, बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं। चलिए सेल और एग्रीमेंट टू सेल देखना क्या कहा है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही हमने पढ़ा हुआ है, बट ये सिंपल लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन किया है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखना, in sale the property in goods is transferred from buyer to seller immediately। देखो भाई मैं कुछ कुछ चीजें हाईलाइट कर रही हूँ। सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी मतलब क्या, ओनरशिप जो है ये कैसे ट्रांसफर होती है, ये कैसे ट्रांसफर होती है बच्चों बताओ, इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। ये कैसे ट्रांसफर होती है बच्चों बताओ, इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। द टर्म सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सोगा वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। तो क्या कह रहा है, अगर प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेल, ठीक है। अब आते हैं एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या कह रहे हैं, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ गुड इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली, इट इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट अपॉन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन कंडीशन देयरऑन, ठीक है। ये भी 4.3 में डिफाइन किया है एज व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू, क्या कह रहे हैं, सर्टेन सम कंडीशंस देयरआफ्टर फुलफिल्ड, इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों बताओ, इसे हम लोग एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। दस whether a contract of sale of good is an absolute sale agreement to depend upon of fact whether it contemplates immediately transfer from the buyer to seller और फ्यूचर डेट में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, तो इसमें देखा जाता है कि भाई प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हुई है, इमीडिएटली ट्रांसफर हुई है या हम लोग कहेंगे फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हुई, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है। एक्स एग्रीज विद वाई ऑन 10th अक्टूबर दैट ही विल सेल हिज कार ऑन वाई टू वाई ऑन 10th नवंबर। अब ये क्या है बच्चों, ये एग्रीमेंट टू सेल है। 10th को उसने कहा कि मैं तुझे 10 तारीख को 10 नवंबर को अगले मंथ के 7 लाख रुपए में, फॉर प्राइस ही होगा। भाई बार्टर सिस्टम तो हमको यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, गुड्स के बदले गुड्स दिया तो सोगा के अंदर नहीं आएगा, देखा जाएगा मैम, वो बाद में हम लोग देखेंगे किसके अंदर आएगा, ठीक है। चलिए बच्चे यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, अब देखना व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, हमको पता है कब बन जाता है, बताइए, जब क्या कह रहे हैं, टाइम इलैप्स हो जाता है और कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो भाई जो एटीएस है ये क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाता है, सेल बन जाता है। कोई दिक्कत बच्चों, एक बार देख लो जल्दी से। साथ साथ में अगर नोट बनाते चलोगे ना, नोट्स बनाते चलोगे, क्योंकि लॉ ना लिखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यही वर्डिंग्स जो है तुम्हारे आने चाहिए, ऐसे तुम लोग लेम वर्डिंग्स में लिख दोगे तो शायद चेकर को इतना आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आपके आंसर्स जो है ये स्कोर करने के लिए, मार्क्स जो है स्कोर करने के लिए। तो साथ साथ में क्या करिए, नोट्स बना के चलिए। आज जो मैंने पढ़ाया वही तुमने आज अगर पढ़ लिया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप क्या कर सकते हो, वो नोट्स बनाते चलते हो। मैं तो काफी बारी वही वर्ड्स बोलती हूँ, कंडीशन देयर अपॉन फ्यूचर डेट कंप्लीशन ऑफ सर्टेन इवेंट, सो दीज आर वर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन दी लॉ, है ना। तो आई होप मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये 90+ मार्क्स लाएं, ठीक है। और क्या गिफ्ट मिलेगा मैम, हम 90+ मार्क्स लाएंगे तो वो मैं बताऊंगी, शायद मैं आपके शहर में आके आपसे मिलूं, ठीक है। तो ऐसे ही हम बता रहे हैं हम कुछ गिफ्ट वहां लेके आए, तो भाई 90+ मार्क्स आने चाहिए, यही मेरा टारगेट रहेगा लॉ के लिए, ठीक है। इसके लिए अभी तो कैसा है ना, ये तो हमने सिर्फ सिखा दिया है, इसके बाद में जो तुम्हारी ग्रैंड टेस्ट होगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मैं जब लेक्चर कर रहा था या कर रही थी तो मैंने लेक्चर के ऊपर ध्यान दिया या नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स बनाते चलो, कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लो, वही क्लियर हो जाएगा, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वी ईयर ऐसा हम लोग ऐसे समझाते हैं कि शायद हमें तो सब तुम्हारे जो डाउट्स है वो हमने क्लियर कर ही लिए हैं, हम लोग उसी के लिए बैठे हैं, कोई हमने उसे बहुत एकदम साधारण भाषा में आके तुम्हें वो चीज को क्या किया, एक्सप्लेन किया है। बट डिस्पाइट अगर तुमको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और एक दिन तो हम लोग वीकली मिलते ही हैं उस चीज के लिए, ठीक है, फेस टू फेस। देखना, तो ये हमने पढ़ा सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी बात होती है ओनरशिप की, अगर ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं सेल, और अगर फ्यूचर डेट पे होती है तो उसे हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या सेल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, अगर टाइम इलैप्स हो गया और कुछ कंडीशन जो है ये फुलफिल हो गई तो एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। कहाँ डिफाइन किया है मैम, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट में ये चीज को डिफाइन किया गया है। चलिए चलते हैं, द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट कोएग्जिस्ट,
तो तुमको पता है जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ना सेक्शन 10 में कि कुछ कंडीशंस होने चाहिए, ठीक है, वैलिड कंडीशंस क्या है, वो सब क्या है जो हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, बस वही एलिमेंट्स की यहाँ पे बात करती है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो एकदम लर्न कर लेना है, बाय हार्ट लर्न कर लेना है, ठीक है। पहला क्या कह रहे हैं, देयर मस्ट एटलीस्ट टू पार्टीज, द सेलर एंड द बायर, एंड the two must be different person, of course a person cannot be both the seller and the buyer and sell his goods, ठीक है भाई। मैंने खरीद दिया, मैंने परचेस कर लिया, उसे मैं नहीं कहूंगी, उधर दो पार्टी होनी चाहिए। ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन बताई गई है हमारी, ये तो हमको सबको पता है कि भाई सोगा के अंदर दो व्यक्ति चाहिए, बायर और सेलर, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरली बी गुड्स कवरिंग ओनली मूवेबल गुड्स, ठीक है, याद रखना, ये भी कह दिया उन्होंने, ठीक है। इट मे बी इधर एग्जिस्टिंग ओन पजेस्ड, और किसी भी तरीके के गुड्स होने चाहिए, और मूवेबल गुड्स ही होने चाहिए, क्योंकि मैम हमको पता है, हमको बहुत अच्छे से पता है इमूवेबल गुड्स कहाँ पे आते हैं। इमूवेबल गुड्स तो टोपा के अंदर आते हैं, टोपा इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, हमको पता है। सोगा है तो किसकी बात करेगा, मूवेबल गुड्स की बात करेगा, है ना। चलिए अगेन देखना, अ प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड, क्योंकि काइंड बार्टर सिस्टम तो है ही नहीं भाई हमारे पास में। बार्टर सिस्टम क्या यहाँ पे आएगा, क्या गुड्स के बदले गुड्स दिया जाएगा क्या, नहीं, सिर्फ पैसा होना चाहिए। कब देना है, कैसे देना है, इसकी बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं पैसा होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है भाई, ये भी हमें समझ में आ गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस, भाई दोनों के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए गुड्स का, ऐसे नहीं है गुड्स नहीं दे रहे हैं, ऐसी बातें कर लेते। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस, एक पार्टी सेल करेगा, दूसरा पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगा, ये ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, कि भाई पूरे पैसे देगा तो ही पैसा दिया जाएगा। कंडीशनल सेल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की एक प्रोविजन है। और कंडीशन वैलिड कंडीशंस होने चाहिए, वेग कंडीशंस नहीं होने चाहिए। और जो सेक्शन 10 के कॉन्ट्रैक्ट के अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट चाहिए। अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, बट मैं फिर भी तुम्हें एक छोटा सा बता देती हूँ, जैसे पार्टी फ्री कंसेंट, वॉलेंट्री ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना, वॉलेंट्री ट्रांसफर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए दोनों पार्टी, 18 प्लस होने चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होने चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, कुछ भी नहीं मांग सकते हो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आपको ये जो बेसिक चीजें, क्या मैम आप हमें रिवाइज करवा दीजिए, क्या कर रहे हैं कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, दो पार्टी होनी चाहिए, मूवेबल गुड्स के लिए होने चाहिए, मनी होना चाहिए, सेलर और बायर के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए, एब्सोल्यूट कंडीशन और कंडीशन भी हो सकता है, और सारे वैलिड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऐसे जैसे मुझे याद है वैसे ही तुम लोगों को भी याद होना चाहिए। मैम ऐसे याद कैसे होगा, बार 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 उस चीज को पढ़ के, लिख के, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके, उसके नोट्स को रेफर करके, तभी ये सब चीजें आपको ऐसे ही याद होगी। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। चलिए एक छोटा सा डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में देख लेते हैं। हमको तो मैम वैसे पता ही है, सेल डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आज के लिए थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा उसे कंप्लीट कर देते हैं। चलिए देखो क्या बताया है यहाँ पे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या। चलिए चलो आप भी मुझे बता दो, सेल मतलब क्या, यहाँ पे ओनरशिप क्या होगी बच्चों, इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, और यहाँ पे ओनरशिप क्या होगी, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। बताओ सही है क्या। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल जब होगा जब प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पे और फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन के ऊपर होगा, तब हम लोग उसे एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, इमीडिएटली गुड्स का ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों बताओ, ये पॉइंट तो हमको एकदम अच्छे से ही लर्न है, ठीक है। सेकंड देखना क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, सेल को हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि पैसा हमने तुरंत दे दिया ना, पैसा हमने क्या किया है, तुरंत दे दिया। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ये अभी तक एग्जीक्यूट होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए इसे हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। रेमेडीज फॉर ब्रीच, यहाँ पे क्या होगा, सेलर जो है ये किसको स्यू कर सकता है, बायर को स्यू कर सकता है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयरइन टू द बायर, क्योंकि इसने बायर को दे दिया, तो ये कहाँ पे सेलर बायर को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। वेयर एज ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की, तो एग्री पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली, क्योंकि अभी तक तो गुड्स ट्रांसफर किए ही नहीं ना, तो प्राइस के लिए स्यू कैसे करोगे, प्राइस के लिए स्यू थोड़ी करोगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुम क्या क्लेम कर सकते हो, ओनली एंड ओनली व्हाट यू कैन क्लेम इज डैमेजेस। क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पहले तो सेल हुआ ही नहीं है। यहाँ पे लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, क्या कह रहे हैं आप, सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर। और यहाँ पे तो क्योंकि गुड्स हमारे पास में पहुंचे ही नहीं,
तो क्या लॉस वगैरह हुआ तो किसकी लाइबिलिटी होगी भाई बच्चों बताओ? सेलर की लाइबिलिटी होगी, सेलर की लाइबिलिटी होगी। यहाँ पे बर्डन ऑफ रिस्क किसके ऊपर आता है? ये तो बायर के ऊपर ही आ जाता है। यहाँ सेलर के ऊपर आता है क्योंकि गुड्स आए नहीं है ना, इसकी वजह से। यहाँ पे क्रिएट्स जस्ट इन रेम, जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, है ना। यहाँ पे दिया जस्टिन रे, मतलब ये जो पर्टिकुलर मोबाइल फोन है इसका मेरे पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है, इसे मैं पूरे तरीके से क्या कर सकती हूँ, प्रोटेक्ट करके रख सकती हूँ। बट ये जस्टिन पर्सोना है, मतलब वो पर्टिकुलर पार्टी जो है वही, उसी के अगेंस्ट में ये राइट क्या कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ। यहाँ पे राइट जो है रीसेल का, कैन नॉट रीसेल द गुड्स, द सेलर जो है इसे रीसेल नहीं कर सकता। बट यहाँ पे सेलर में सेल थी सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर ओनली, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए तो उसके पास में रीसेल का राइट है। ये सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से बताया है। In case of insolvency of seller, the official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer। अगर क्या हो जाता है भाई, सेलर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, अगर सेलर क्या हो जाता है, इनकी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो भाई बायर के पास में से तुम्हें पैसा रिकवर करने का क्या दिया है, राइट दिया गया है। बट यहाँ पे क्या है, द ऑफिशियल असाइनी एक्वायर कंट्रोल ओवर गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। पैसा तो गुड्स तो लेके जा सकते हो तुम वापस अपना, बट पैसा लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर हो गया तो क्या वो कह रहे हैं ऑफिशियल असाइनी हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, अगर बायर खुद ही इंसॉल्वेंट हो गया तो जो भी ऑफिशियल असाइनी है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। ऑफिशियल असाइनी बच्चों देखो कौन होता है, ऑफिशियल असाइनी मतलब क्या, जब कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो कोर्ट क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल असाइन हायर करता है, जो उसके सारे लाइबिलिटीज और डेट्स अरेंज करके देता है और कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो देखो, तो जो या तो सेलर इंसॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि दो ही पार्टी, मैं समझाती हूँ वापस इस पॉइंट को, या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेलर मतलब जो गुड्स बेच रहा है अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। क्यों मैम, हमें ये पॉइंट आप अच्छे से समझाइए। क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि सेल के अंदर तो उसने सेल कर दिया, तो भाई अगर बायर के पास में से, क्योंकि गुड्स वापस ले जाओ ये वाला राइट नहीं दिया है, क्योंकि बायर के पास में गुड्स आ गए, ओनरशिप किसकी हो गई, बायर की हो गई है, तो इस पर्टिकुलर केस में पैसा तुम रिकवर कर सकते हो। बट यहाँ पे तो अभी तक गुड्स आए नहीं है ना, इसके लिए तुम पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया, यहाँ पे से तुम पैसा रिकवर कर सकते हो, गुड्स नहीं रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे तो गुड्स आए नहीं तो गुड्स का सवाल ही नहीं आता है, यहाँ पे से तो गुड्स आने बाकी है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर सेलर 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 मतलब गुड्स दे रहा है, मैम आप हमें एग्जांपल के तौर से समझाइए, चलिए सुनिए, सुनना। इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट, ऑफिशियल असाइनी मतलब क्या, ऑफिशियल असाइनर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट अपॉइंट करता है, जो कोर्ट अपॉइंट करता है। क्योंकि जब तुम इंसॉल्वेंट हो जाते हो ना, अब इसी वजह से कहा था, ये सब डेफिनेशंस पढ़ के आए हो, इंसॉल्वेंट मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी ज्यादा है तुम्हारे एसेट से, ठीक है। तो कोर्ट क्या करता है, एक ऑफिशियल असाइनर जो है ये अपॉइंट करता है। ये ऑफिशियल असाइनर, अब देखना इंसॉल्वेंट कौन कौन हो सकता है, सेलर हो सकता है और बायर हो सकता है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग सेलर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो देखो, या तो वो मामला सेल का है या वो मामला एग्रीमेंट टू सेल का है। बताओ समझ में आ गया क्या, या तो वो मामला सेल का है या तो वो मामला एग्रीमेंट टू सेल का है। अगर सेल का वो मामला है तो यहाँ पे ऑफिशियल असाइनर जो है, क्योंकि गुड्स यहाँ पे सेल हो गए तो गुड्स की ओनरशिप तो किसी और के पास में चली गई है, तो गुड्स रिकवर नहीं कर सकता। बट अगर कुछ पैसा देना बाकी है तो पैसा रिकवर कर सकता है। बताओ समझ में आ गया, वेरी गुड। बट एटीएस के अंदर तो गुड्स तो गए नहीं है, गुड्स तो गए हैं क्या, है ना, गुड्स आए हैं क्या, बताइए मुझे। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर गुड्स हुए हैं क्या, तो यहाँ पे उसका कंट्रोल रहेगा गुड्स के ऊपर, प्राइस के ऊपर तो कोई कंट्रोल रहेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो सेल हुआ ही नहीं है। समझ में आ गया। अब आते हैं बायर के ऊपर। अब बायर अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो क्या, अब ना या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल का या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्रीमेंट टू सेल का, ठीक है। दो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या तो सेल होगा, तो भाई इसके अंदर कंट्रोल हो जाएगा गुड्स के ऊपर। यहां पे से ऑफिशियल असाइनर क्या करेगा, गुड्स देके चला जाएगा, और यहां पे क्योंकि गुड्स आए नहीं तो गुड्स के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। अगर बायर की तरफ से हो जाता है तो गुड्स के ऊपर कोई कंट्रोल होगा क्या, नहीं होगा। ये सेलर के ऊपर है और ये बायर के ऊपर है। बताओ समझ में आ गया क्या, बायर से ऑफिशियल असाइनर अगर सेल हो जाते हैं तो गुड्स रिकवर कर सकता है, यहां तो गुड्स आए नहीं तो रिकवर क्या करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है।
तो देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पढ़ा, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल पढ़ा, देन हम लोगों ने सेल पढ़ा और एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा। सेल में इमीडिएटली ओनरशिप जो है ये ट्रांसफर हो जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए समय लगता है। एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनता है ये हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोगों ने डिस्टिंक्शन बिटवीन देखा। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का टॉपिक जो है ये हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैम इसके बाद का क्या टॉपिक है आप हमें बताइए। ये देखना, इसके बाद के टॉपिक्स है सेल अदर कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है। आज इसके लिए आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाए तो सब चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।